हेलो बच्चों, आज हम लोग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में जो सीरीज हमारी चल रही है उसी को आज बढ़ाते हुए आज हम लोग सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि देखो, हम लोगों ने सेल वॉल तो पढ़ लिया था, आज हम लोग सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। तो सेल मेम्ब्रेन जो है, इसी का दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इसी का दूसरा नाम बायो मेम्ब्रेन होता है, या इसी का दूसरा नाम प्लाज्मोलेम्मा होता है। ये बातें याद रखो कि अल्टरनेट नेम भी पूछे जाते हैं आपको, तो इसलिए आपने याद रखना है कि सेल मेम्ब्रेन का ही दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसी का दूसरा नाम बायो मेम्ब्रेन है, इसी का तीसरा नाम प्लाज्मोलेमा है। तो ये छोटी छोटी बातें ये आपने याद रखना है बच्चों, ठीक है। तो अब देखो कि हम लोग क्या बोल रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन की जब बात चल रही है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात चल रही है, तो आपको ओवरऑल पता है एनसीईआरटी अब यहां पर जो स्पेसिफिकली बात कर रही है फर्स्ट पैराग्राफ में, दो वर्ड बच्चों को जल्दी से समझ में नहीं आते हैं। एक पहले लाइन में आखिरी का वर्ड लिखा है एनसीईआरटी ने, एडवेंट। क्या वर्ड लिखा हुआ है? एडवेंट। तो एडवेंट का मतलब होता है, इसको बोलते हैं आगमन। आगमन, आगमन का मतलब होता है आना। कि क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब आया या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जब डेवलपमेंट हुई, उसके बाद हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बहुत अच्छे से उस स्ट्रक्चर को देख सकते। उससे पहले देखना ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उससे पहले हम लोग केमिकल नेचर की स्टडी कर रहे थे। इसलिए जो सेकंड वर्ड एनसीईआरटी में लिखा हुआ है जो पैराग्राफ में आखिरी लाइन में, वो है डिड्यूस। और डिड्यूस का मतलब होता है तर्क। तर्क मतलब क्या? अनुमान या तो कंक्लूजन, जिसको बोलते हैं हम लोग। कि वहां पर जब केमिकल स्टडी की रिसर्चर्स ने, और उन्होंने ये अनुमान लगाया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर के जो कंपोजिशन है, लिपिड है, उसमें प्रोटीन है वगैरह, ये सब बातें पता की थी। तो दो बातें क्लियर हो रही है बच्चों। तो पहला पैराग्राफ, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि एनसीईआरटी से सेल मेम्ब्रेन समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड नॉलेज भी चाहिए। ठीक है, चलो सुनो। तो क्या बोला मैंने कि सेल मेम्ब्रेन का ही दूसरा नाम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी का नाम क्या है? बायो मेम्ब्रेन। इसी को प्लाज्मोलेमा बोलते हैं। तो दो वर्ड जो पहले एनसीईआरटी में ये बोला है कि एक वर्ड आया है एडवेंट और दूसरा वर्ड आया है डिड्यूस। तो ये दोनों का भी मीनिंग मैंने आपको समझा दिया है। देखो बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर बात कर रहे हैं हम लोग, स्पेसिफिकली सेल मेम्ब्रेन की अगर बात कर रहे हैं, तो ये सेल मेम्ब्रेन का जो कंपोजिशन होता है, कंपोजिशन की अगर बात करेंगे तो इसमें तीन कंपोजिशन होते हैं, ये आपने याद रखना है। पहला तो इसमें सर लिपिड होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पहला कंपोजिशन क्या है? लिपिड होता है इसमें। दूसरा क्या है सर? इसमें प्रोटीन होता है, प्रोटीन होता है। और थर्ड क्या है सर? इसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं। क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट होते हैं। क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट। ये तीन कंपोजिशन प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन में। सेल मेम्ब्रेन में कितने कंपोजिशन है? तीन कंपोजिशन है। एक है लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। तो अब इनका परसेंटेज आपको पता होना चाहिए। तो देखो, अगर हम लोग जनरली अगर बात करेंगे तो लिपिड जो होता है वो 40% होता है। कितना होता है? 40%। और प्रोटीन की अगर बात करेंगे तो ये 58 to 59% होता है। कितना होता है बच्चों? 58 to 59%। और कार्बोहाइड्रेट 1 to 2% होता है। तो आप बोलोगे सर ये तो डेटा एनसीईआरटी में नहीं है और आपने ये डेटा बता दिया। तो देखो, ये मैंने जनरल डेटा बताया है, मतलब मतलब जो ओवरऑल सेल मेम्ब्रेन है तो उसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये कंपोजिशन होता है। लेकिन अब आपकी एनसीईआरटी जो डेटा दे रही है वो डेटा है आरबीसी रिलेटेड। ये कौन सा डेटा हो गया? ये जनरल डेटा हो गया। ये जनरल डेटा हो गया, ये जनरल डेटा है। और ये हम लोग आप किसकी बात कर रहे हैं? आरबीसी रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो आरबीसी की अगर बात करेंगे तो लिपिड जो होता है वो 40% है, प्रोटीन जो है वो 52% दिया हुआ है। तो अब बचा क्या? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट कितना है? 8% है। लेकिन एनसीईआरटी ने ये कार्बोहाइड्रेट 8% है ऐसा बोलकर दिया नहीं है, क्योंकि ये डेटा हिडन है। ये आपको खुद से समझना लगेगा, क्योंकि इसके अंदर 40% क्या है? लिपिड है, 52% क्या है? प्रोटीन है, और रिमेनिंग जो डेटा है वो क्या है? ये एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है। लेकिन याद रखो बच्चों की ये 8% क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। यहां तक अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो जब हम लोग इस लिपिड की बात कर रहे हैं तो अब हम लोग देखेंगे कि सर इसमें जो लिपिड होता है वो जनरली दो तरह का लिपिड होता है। एक को बोलते हैं हम लोग सर यहां पर फॉस्फोलिपिड होता है, फॉस्फोलिपिड होता है। और दूसरा क्या होता है सर? यहां पे कोलेस्टेरॉल होता है। क्या होता है? कोलेस्टेरॉल होता है। ये जनरली दो लिपिड होते हैं। एक्चुअल में बच्चों सही बोलना यह है
कि यहां पर फॉस्फोलिपिड और स्टीरॉल होते हैं, लेकिन हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, क्योंकि हम लोग जिस सेल की स्टडी कर रहे हैं वो सेल एक्चुअल में क्या है, एनिमल सेल होता है। क्योंकि हम लोगों ने जो सेल मेम्ब्रेन की परफेक्ट स्टडी की है, उस सेल की जो स्टडी की है वो कौन से सेल पे की है, आरबीसी पे की है। और आरबीसी क्या है, एक एनिमल सेल है, और एनिमल सेल के अंदर जो लिपिड प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन में, और स्पेसिफिकली फॉस्फोलिपिड के अलावा, तो उसका नाम है कोलेस्ट्रॉल। लेकिन हर जगह पे कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट नहीं रहता है। देखो, अगर आप प्लांट सेल की बात करोगे तो वहां पर फाइटोस्टिरॉल होगा, अगर आप फंगाई सेल की बात करोगे तो वहां पे अर्गोस्टिरॉल बोलते हैं, एनिमल सेल की बात करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, और उसी तरह से अगर बैक्टीरियल सेल की बात करोगे तो होपेनॉइड्स बोलते हैं। तो ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि फॉस्फोलिपिड के साथ हम लोग कोलेस्ट्रॉल बोल रहे हैं, तो सर ये आपने जनरल में एनसीईआरटी में भी कोलेस्ट्रॉल ऐसे क्यों बता रहा है, क्योंकि हम लोगों ने मैक्सिमम स्टडी जो सेल मेम्ब्रेन की है वो किस पे की है, आरबीसी पे की है। किस पे की है बच्चों, आरबीसी पे की है, याद रखो ये आरबीसी पे की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आराइज हो गया कि सर सेल मेम्ब्रेन की स्टडी करने के लिए बेस्ट मॉडल क्या है, या बेस्ट सेल मेम्ब्रेन क्या है। तो आपने याद रखना है वो जो बेस्ट सेल मेम्ब्रेन है वो है आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन। मतलब क्या बोलेंगे हम लोग, मैच्योर्ड आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन। देखो मैं यहां पे वर्ड क्या लिख रहा हूं, मैच्योर्ड आरबीसी। मैंने क्या वर्ड लिखा है, मैच्योर्ड आरबीसी। तो ये याद रखो बच्चों, मैच्योर्ड आरबीसी क्यों बोला मैंने, क्योंकि मैच्योर्ड आरबीसी में सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, इसके अलावा कोई ऑर्गेनल वहां पर प्रेजेंट नहीं होते। अगर कोई ऑर्गेनल वहां पर प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब क्या है कि जो भी आप स्टडी कर रहे हो वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है। इसको थोड़ा सा मैं आपको अच्छे से समझाता हूं, सुनिए। देखो इसको कट कर रहा हूं बच्चों, ये तुरंत आपने है ना लिख कर भी लेना है अच्छे से, और उसको रिकॉल भी करते रहना है। देखो आप जब ये लेक्चर देख रहे हो तो आपने ऐसे इमेजिन करना है कि जैसा क्लास में लेक्चर चल रहा है, और क्लास में जैसे हम लोग बैठते हैं वैसे ही बैठकर इसको सुनना लगेगा आपको, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा इसका। ठीक है, चलो। तो अब देखो एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि ये कंसेप्ट समझना जरूरी है कि हम लोग क्या बोल रहे हैं कि यहां पर एक मैंने जनरल सेल लिया, और यहां पर मैंने एक मैच्योर्ड आरबीसी लिया। क्या लिया, मैच्योर्ड आरबीसी। और यहां पर क्या लिया मैंने, जनरल सेल लिया, कोई भी सेल ले लो। तो अब जब जनरल सेल की बात कर रहे हैं तो अब यहां पर क्या है, न्यूक्लियस है, यहां पर क्या है, न्यूक्लियस है। तो अब देखो मैच्योर्ड आरबीसी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो मैच्योर्ड आरबीसी को हम लोग बाइकॉन के शेप में दिखाते हैं, लेकिन मैंने आपको हमारी फिजिबिलिटी के लिए मैं सर्कुलर बता रहा हूं, क्योंकि जब ऊपर से देखेंगे तो उसका शेप सर्कुलर दिखता है, साइड से देखेंगे तब उसको बाइकॉन के दिखता है। इसलिए कॉन्सेंट्रेशन से सुनिए बच्चों। तो क्या बोला मैंने, बोलो कि ये जो दिख रहा है अभी आपको, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको क्या बोला हम लोगों ने, जनरल सेल बोल रहे हैं, और ये क्या है, आरबीसी है। तो जब जनरल सेल की बात करें तो इसमें क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस। इसमें न्यूक्लियस है ही नहीं। सर यहां पर अगर देखेंगे तो यहां पर क्या प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं। सर यहां पर देखेंगे तो यहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, यहां पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ही नहीं। सर यहां पे गोल्गी एपरेटस है, गोल्गी एपरेटस स्पेसिफिकली गोल्गी एपरेटस दिख रहा है इस तरह से, सर वहां पे गोल्गी एपरेटस है ही नहीं। सर यहां पे लाइसोसोम है, वहां पे है ही नहीं। सर यहां पर वेसिकल है, वहां पे है ही नहीं। सर ये चीजें है ही नहीं। तो जब आपने अगर बोला हमको कि सर हम लोग मैच्योर्ड आरबीसी को देख रहे हैं, तो हम लोगों ने बोला कि मैच्योर्ड आरबीसी की मेम्ब्रेन को देख रहे हैं, मतलब हम लोग सिर्फ मेम्ब्रेन देख रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग जनरल सेल की बोल रहे हैं कि मेम्ब्रेन देख रहे हैं, तो हम लोग इतना 100% श्योर नहीं हो सकते हैं कि सर हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही देखी, क्योंकि आप बोल सकते हो कि सर आपने माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन देखी होगी, सर आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन देखी होगी, आपने न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन देखी होगी, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखी होगी, या आपने गोल्गी एपरेटस की मेम्ब्रेन देखी होगी। लेकिन यहां पर हम लोग क्या बोल रहे हैं, 100% क्या बोल रहे हैं हम लोग कि यहां पर हम लोगों ने क्या देखा, मैच्योर्ड आरबीसी की मेम्ब्रेन देखी, मतलब सिर्फ और सिर्फ मेम्ब्रेन देखी, क्योंकि दूसरे कोई ऑर्गेनल यहां पर प्रेजेंट है ही नहीं। यह बात आपको समझ में आनी चाहिए बहुत अच्छे से। तो ये एक कंसेप्ट है, ये समझ में आना चाहिए कि सर मैक्सिमम जो सेल मेम्ब्रेन के स्टडी के लिए जिस मेम्ब्रेन को स्टडी किया गया है वो आरबीसी की मेम्ब्रेन है। तो अब आपके बच्चों आपके जहन में ये बात आ रही होगी, ओके सर इसीलिए एनसीईआरटी आरबीसी के मेम्ब्रेन का ही डेटा दे रही है कि उसमें प्रोटीन कितना है, लिपिड कितना है, दूसरे मेम्ब्रेन का डेटा नहीं दे रही है। यहां तक सबको समझ में आया बच्चों, राइट। नेक्स्ट सर अब ये जो आरबीसी की मेम्ब्रेन है, इसमें आपने बोला कि इसमें क्या प्रेजेंट है,
लिपिड प्रेजेंट है। स्पेसिफिकली लिपिड में भी कौन से दो लिपिड बोला सर? दो लिपिड बोला, एक बोला फॉस्फोलिपिड और एक है कोलेस्ट्रॉल। तो अब देखेंगे हम लोग थोड़ा सा कि वो स्ट्रक्चर मतलब फॉस्फोलिपिड कैसे होते हैं, अगर उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, चलो तो देखो बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, पहले मैं आपको ये बताता हूं कि स्पेसिफिकली जो फॉस्फोलिपिड की बात चल रही है, मतलब वहां पे जो प्रेजेंट रहने वाला जो फॉस्फोलिपिड है, या तो हम लोग जब भी कभी मेम्ब्रेन ड्रॉ करते हैं तो हम लोग मेम्ब्रेन में ऐसे लिखते हैं बच्चों, ऐसा लिखते हैं। और ये अगर इस तरह का स्ट्रक्चर अगर हम लोग देख रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं कि हम लोग जब भी कभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। अब मैंने एक मॉलिक्यूल को यहां पर अगर निकाल कर समझाऊं आपको, तो देखो मैं ऐसे बता रहा हूं आपको, तो ये ऐसा हेड दिख रहा है आपको और ये इस तरह से दो टेल दिख रहे हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं कि ये फॉस्फोलिपिड जो दिख रहा है मॉलिक्यूल, इसका ये क्या है? हेड है, और ये क्या है? टेल है। ये क्या है? हेड है, और ये क्या है? टेल है। बच्चों सुनो, कंसंट्रेशन से सुनिए कि ये क्या है? हेड, और ये क्या है? टेल। तो इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोफिलिक हेड। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोफिलिक हेड। हेड। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाइड्रोफोबिक टेल। हाइड्रोफोबिक टेल। तो याद रखो बच्चों कि बाहर साइड की अगर बात करेंगे हम लोग तो ये हाइड्रोफिलिक हेड है, और ये अंदर साइड में देखेंगे तो हाइड्रोफोबिक टेल बोलते हैं इसको। तो आप गौर से सुनिए बच्चों कि ये जो हाइड्रोफोबिक टेल होती है, मतलब ये वाटर को हेट करने वाली है, मतलब कि वाटर के कांटेक्ट में आएगी तो ये अनस्टेबल हो जाएगी। और वही हाइड्रोफिलिक हेड जो है वो वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो आसानी से रह सकता है, क्योंकि वो वाटर लविंग है। अब एक बात समझो बच्चों बहुत अच्छे से कि एक मॉलिक्यूल जिसमें दो प्रॉपर्टी दिख रहे हैं आपको, एक तो हाइड्रोफिलिक भी दिख रहा है और हाइड्रोफोबिक भी दिख रहा है, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। तो सर एम्फी का मतलब क्या है? बोथ, ड्यूअल। इसीलिए देखो हम लोग क्या बोल रहे हैं? एम्फीबियन। मतलब जो फ्रॉग है वो पानी में भी रह सकता है और जमीन पे भी रह सकता है, इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं? एम्फी बोल रहे हैं। उसी तरह से यहां पर हम लोग क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? एम्फीपैथिक। मतलब क्या है कि ये मॉलिक्यूल जो है इसके अंदर भी दो प्रॉपर्टी है, डुअल नेचर है, एक तो हाइड्रोफिलिक हेड है और हाइड्रोफोबिक टेल है। इतनी तो बातें आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन आपको एक बात मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आपको ये बात पता है कि सर जब भी कभी हम लोग फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर निकालते हैं तो सर उसमें टेल हमेशा दो ही क्यों निकालते हैं? या तो 3 निकालना चाहिए, या तो 1 निकालना चाहिए, या तो 4 निकालना चाहिए। ऐसे क्यों नहीं कर रहे हैं हम लोग? सिर्फ हम लोग यहां पर 2 ही क्यों टेल निकाल रहे हैं? उसको समझेंगे अभी हम लोग। ठीक है, तो अब देखो यहां पर हम लोग जो बात कर रहे हैं फॉस्फोलिपिड की, जब बात कर रहे हैं तो इसको तो हम लोग लिपिड बोल रहे हैं, लिपिड। और लिपिड का कोई जनरल लैंग्वेज में हम लोग और क्या बोलते हैं सर? इसको ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं। तो बच्चों देखो जब हम लोग लिपिड की बात बोल रहे हैं तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? ट्राइग्लिसराइड बोल रहे हैं। तो ट्राई का मतलब क्या होता है? 3, और ग्लिसराइड का मतलब क्या है कि एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल को 3 फैटी एसिड अगर आकर अटैच हो जाते हैं तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं? ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं। तो देखो अभी देखो बच्चों, मैं पहले यहां पर आपको ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर निकाल के समझाता हूं ताकि और चीजें क्लियर हो जाए अभी आप अच्छे से। ठीक है, देखो समझते चलो बच्चों, क्योंकि कंसेप्ट आपको समझना जरूरी है। कंसेप्ट समझ में अगर आ गया तभी आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, चलो देखो तो क्या बोल रहे हैं हम लोग यहां पर कि सर यहां पर ये जो ट्राइग्लिसराइड की बात चल रही है, तो मैंने क्या बोला आपको? ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर। तो ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर भी बच्चों आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में वो स्ट्रक्चर दिया हुआ है। आप जब पेज नंबर 145 पे जाओगे, 145 पे, तो वहां पर आपको एक पेज मिलेगा जिसपे आपको पूरे स्ट्रक्चर दिए गए, तो याद रखो। नेक्स्ट देखो, अब ग्लिसरॉल का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा होता है CH2OH, CHOH और CH2OH। ये किसका स्ट्रक्चर है बच्चों? ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है? ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है। तो अब देखो यहां पर कितने फैटी एसिड की बात कर रहे हैं हम लोग? 3 फैटी एसिड। मतलब कुछ भी नहीं है कि एक हाइड्रोकार्बन, ये कार्बन 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 ऐसी चेन होती है लंबी, और लास्ट में इसके पास क्या अटैच होता है? एसिडिक ग्रुप अटैच होता है। इसलिए हम उसको बोल रहे हैं, मतलब क्या बोल रहे हैं? फैटी एसिड। मतलब ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये क्या है? फैटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसकी वैलेंसी जो है सिर्फ हाइड्रोजन से फुलफिल करना है आपको। तो अब इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि सर ये जो फैटी एसिड है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। देखो ना, हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन है, जिसको बोल रहे हैं हम लोग फैटी एसिड। तो अब देखो, अब यहां पर जब रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं तो मैंने क्या किया कि 3 फैटी एसिड को अगर मैं अटैच कर दूंगा यहां पर लाकर, तो ये बन जाएगा स्ट्रक्चर ट्राइग्लिसराइड। देखो पहले मैं आपको एक फैटी एसिड को यहां पर लाकर अटैच कर रहा हूं, गौर से सुनो बच्चों कि
फैटी एसिड को मैं ऐसे रिप्रेजेंटेशन कर सकता हूं कि बच्चों देखो, फैटी एसिड को लिखा मैंने R और इसको लिखा मैंने COOH, तो ये हो गया फैटी एसिड। अब ये फैटी एसिड को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि देखो बच्चों कि C डबल बॉन्ड O OH और यहां पर R, ऐसे लिख सकता हूं। मतलब ये भी क्या है, फैटी एसिड का ही रिप्रेजेंटेशन है। तो अब देखो, अगर मैं इस फैटी एसिड के रिप्रेजेंटेशन को यहां पर लिखकर अगर इस तरह से लिखूं, देखो कि C डबल बॉन्ड O, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, इधर लिखा मैंने OH और यहां पे लिखा मैंने R। अब आपको पता है बच्चों कि ये अल्कोहलिक OH है और ये एसिडिक OH है, तो ये जब भी कभी फ्यूज होंगे, जब भी इनके बीच में बॉन्ड बनेगा, तो यहां से क्या होगा, वाटर बनकर निकल जाएगा और जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को हम लोग ईस्टर बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, ईस्टर बॉन्ड। तो जो यहां से क्या निकल गया बच्चों, वाटर निकल गया और यहां पे जो बॉन्ड बना उसका नाम क्या है, अब ये ईस्टर बॉन्ड। क्या नाम है इसका, ईस्टर बॉन्ड। तो अब देखो कितना फैटी एसिड अटैच हुआ इस ग्लिसरॉल को, एक। तो अब ऐसा अगर कोई स्ट्रक्चर है तो इसको बोलते हैं मोनोग्लिसराइड। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, मोनोग्लिसराइड। वही अगर यहीं पे अगर मैं C डबल बॉन्ड O लिखूं और यहां पर R1 लिखा, मतलब कोई दूसरा फैटी एसिड है, और यहां पर फिर से अगर इस तरह से वाटर निकाल दूं और ये जो बॉन्ड बन जाएगा, इसको बोला मैंने ईस्टर बॉन्ड। तो ये क्या हो गया, डाइग्लिसराइड। और यहां पर अब मैंने उसी तरह से अगर तीसरा डबल यहां पे अगर R2 इस तरह का एक फैटी एसिड अटैच कर दिया, तो ये क्या बन गया बच्चों, ट्राइग्लिसराइड। अब क्या होता है पता है क्या, कि यहां पर जो ये जो ग्रुप दिख रहा है आपको, ये जो ग्रुप, इस जगह पर अगर मैं लाकर यहां पर फॉस्फेट अटैच कर दूं, मतलब क्या अटैच कर दिया मैंने, फॉस्फेट, और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड अटैच कर दूं, जैसा कि यहां पर जो अटैच होता है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है कोलिन, और जब ये अटैच कर दूंगा मैं, तो अब ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना बच्चों, ये वाला स्ट्रक्चर, ये है हाइड्रोफिलिक हेड। क्या है ये, हाइड्रोफिलिक हेड, क्योंकि ये क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है। और देखो इसके साथ में कितने फैटी एसिड अटैच है, दो। तो देखो अब क्या बोल रहे हैं हम लोग, ये क्या है, एक हाइड्रोफिलिक हेड और इसके साथ कितने फैटी एसिड अटैच है, दो। इसीलिए बार बार हम लोग स्ट्रक्चर को ऐसे लिखते हैं, याद रखो, क्योंकि ये क्या है, ये हाइड्रोफिलिक हेड है और ये क्या है, दो हाइड्रोफोबिक टेल है। तो ये दो हाइड्रोफोबिक टेल मतलब ऐसा है, इसीलिए एक या तीन या चार नहीं लिखते हम लोग। तो ये भी कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। सर आपने ये क्यों बताया, क्योंकि पेज नंबर 145 पे आपको फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, लेसिथीन बोलकर, थर्ड रो में स्ट्रक्चर मिलेगा आपको। तो वहां पर जब देखोगे तो आपको ये स्ट्रक्चर भी मिल जाएगा। इतना अच्छे से समझ में आ रहा है बच्चों कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। तो इसका और एक बात हमको कंसेप्चुअली क्लियर हो गया कि सर फॉस्फोलिपिड को ऐसे क्यों लिखा जाता है। अब जब हम लोग कोलेस्ट्रॉल की अगर बात करेंगे और स्पेसिफिकली अब फॉस्फोलिपिड में जो फैटी एसिड है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। और सुनो कि यहां पर जो फैटी एसिड है, सुनो बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन से सुनते चलना है आप लोगों ने, ताकि चीजें आसान हो जाए आपके लिए। देखो जब फॉस्फोलिपिड की बात कर रहे हैं हम लोग, जब फॉस्फोलिपिड की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर क्या है बोला मैंने अभी आपको बच्चों, फैटी एसिड है। अब ये जो फैटी एसिड होते हैं ना बच्चों, ये दो तरह के होते हैं, गौर से सुनिए। फैटी एसिड कितने तरह के हैं, दो तरह के। एक को बोलते हैं हम लोग सैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड, और एक को बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अलर्ट बैठ के सुनो बच्चों, जब सैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करते हैं तो यहां पर सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और जब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करते हैं तो यहां पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो याद रखो बच्चों कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब होता है कि अगर यहां पर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब ये जो नेचर है सैचुरेटेड फैटी एसिड का, मतलब ये सॉलिडिफाई हो सकता है। तो जो ऑयल सॉलिडिफाई होता है या जो लिपिड सॉलिडिफाई होता है, उनमें सैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होता है। ओके, तो इसीलिए सर कोकोनट ऑयल सर्दी के दिनों में जम जाता है। वही सर हम लोग घर के अंदर जो ऑयल यूज करते हैं वो कौन सा होगा, फिर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा। तो इसका सर ये आप यहां पर क्यों बता रहे हैं, क्योंकि लिपिड के अंदर, मतलब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड दोनों भी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन आपकी एनसीईआरटी सिर्फ सैचुरेटेड की बात कर रही है, लेकिन समझो बच्चों कि दोनों भी प्रेजेंट होंगे। क्यों, क्योंकि अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड है तो नेचर जो है ना, ये क्या हो जाएगा, फ्लूइड नेचर हो जाएगा, मतलब लिक्विड नेचर हो जाएगा। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है तो ये क्या हो जाएगा, सॉलिड नेचर हो जाएगा। और याद रखो बच्चों कि हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी क्या बोल रही है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्वासी फ्लूइड है। क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्वासी फ्लूइड है। देखो बच्चों क्या बोल रहे हैं हम लोग, क्वासी फ्लूइड है। क्वासी फ्लूइड का मतलब क्या है, सेमी फ्लूइड। क्वासी फ्लूइड का मतलब क्या है, सेमी फ्लूइड। तो देखो बच्चों क्वासी फ्लूइड का मतलब क्या है, सेमी फ्लूइड।
ठीक है, तो यहां पर एक बात आपको समझ में आनी चाहिए।